नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है एक बार फिर से आपका फर्स्ट ग्रेड पीजीटी इतिहास विषय के परिप्रेक्ष्य में। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। सर, हमने अमेरिकी क्रांति पढ़ ली है। 6 भाग में हमने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कंप्लीट कर लिया है। नोट्स उसके अपलोड कर दिए गए हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहां पर आप सभी जाकर के उन नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारी एक प्रक्रिया है कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट आपका लिया जाता है, तो वही टेस्ट हम ले रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, सन्स ऑफ लिबर्टी एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध रहा है फ्रांस की क्रांति से, इटली के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, रूस की क्रांति से। और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए सन्स ऑफ लिबर्टी एंड डॉटर ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियां, इसका संबंध कहां से रहा है। देखो मामला क्या है। ब्रिटेन में 1763 में ग्रीन विले प्रधानमंत्री बने। ग्रीन विले ने 4 अधिनियम बनाए। इसके बाद 1765 में स्टाम्प अधिनियम लाया गया। स्टाम्प एक्ट क्या था कि जिसके अनुसार सभी प्रकार के न्यायिक और गैर न्यायिक जो करारनामे हैं या जो कागजात है, समाचार पत्र है, विज्ञापन है आदि पर स्टाम्प पेपर का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। बेसिकली ये स्टाम्प पेपर जो था ना, यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही तैयार किया जाता था। और आपको यह बात पता होगा, क्या बात पता होनी चाहिए, कि जब अगर हम आज भी किसी डाक विभाग से स्टाम्प पेपर खरीदते हैं ना, तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। तो अमेरिका के नागरिक जो है ब्रिटेन से इस तरह का स्टाम्प खरीदा करते थे और इसके बदले में वह ब्रिटेन को पैसा देते थे। परिणाम स्वरूप इसी के विरोध में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में सन्स ऑफ लिबर्टी एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी आया था। 1765 ईस्वी में क्या बनाया गया, तो भैया याद रखना जी, स्टाम्प एक्ट पारित किया गया। स्टाम्प एक्ट का जो विरोध किया गया, इसका मूल केंद्र बिंदु बोस्टन हुआ करता था। क्लियर हो गई। सन्स ऑफ लिबर्टी जो है वह गलियों में नारे लगाया करते थे, क्योंकि इसमें लड़के हुआ करते थे। वहां स्टाम्प बेचा जाता था जहां पर यह दंगे कर दिया करते थे। वहीं डॉटर्स ऑफ लिबर्टी ने शांति से अपना लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने घरेलू उद्योगों में तीव्रता ला दी और अपने ही हिसाब से वह कपड़े का निर्माण करने लगी थी। तो सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। 1765 में स्टाम्प एक्ट लाया गया था। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा था कि या तो मुझे मृत्युदंड दे दो या स्वतंत्रता दे दो? पैट्रिक हेनरी, थॉमस पेन, जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ किसने यह बात कही थी कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या फिर मृत्युदंड दे दो? बताओ भाई, यह बात किसने कही थी कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, मुझे मृत्युदंड दे दो? यह कथन पैट्रिक हेनरी का है। पैट्रिक हेनरी वर्जीनिया का रहने वाला था। 23 मार्च 1775 को जब रिचमंड में दूसरे वर्जीनिया कन्वेंशन का आयोजन किया गया, तो पैट्रिक हेनरी ने यह बात कही थी कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मृत्यु दंड दे दो। पैट्रिक हेनरी कहाँ का रहने वाला था? याद रखना भैया, वर्जीनिया का रहने वाला था पैट्रिक हेनरी दिखता कैसा है? मैं बेसिकली प्रत्येक बात जो है ना, वह इमेज के साथ दिखाता हूं। यह है सर पैट्रिक हेनरी की तस्वीर, आप देख लीजिए। यह है पैट्रिक हेनरी महोदय, जिन्होंने यह बात कही थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या फिर मृत्युदंड दे दो। यह अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? याद रखिएगा, यह अमेरिका के रहने वाले थे। चलो जी, अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली पहली अंग्रेज बस्ती का नाम क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली पहली अंग्रेज बस्ती न्यू जर्सी थी, न्यूयॉर्क थी, जॉर्जिया थी, जेम्स टाउन थी, या? अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। सर, सबसे पहली बस्ती जेम्स टाउन बनाई गई थी। यह वर्जीनिया में बनाई गई थी। मामला 1607 का है, जहां पर क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट नाम के नेतृत्व में नाम के व्यक्ति की तत्व के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों की बस्ती वर्जीनिया में जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन बसाई गई थी। किसने बनाई थी? सर याद रखना, 1607 में बनाई थी
व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, क्रिस्टोफर न्यू फोर्ट। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसने यह बस्ती बसाई थी और इसमें कुल मिलाकर के 120 अंग्रेजों को सबसे पहले बसाया गया था। अगर मैं वर्तमान की बात करता हूं कि यह जेम्स टाउन जो है वह कैसी दिखती है, तो सर जेम्स टाउन जो है सेंट ऑगस्टाइन तो है मेरे पास, जेम्स टाउन का चित्र तो अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जेम्स टाउन बस्ती 1607 में क्रिस्टोफर न्यू फोर्ट ने स्थापित की थी। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहली महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, बोस्टन। अनुत्तरित प्रश्न है। पहली महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन जो है वह कहाँ किया गया था, बताओ। देखिए सर, पहली महाद्वीपीय कांग्रेस जो है ना, यह सितंबर के महीने से यानी कि 5 सितंबर से शुरू होती है। 5 सितंबर 1774 से लेकर के 22 अक्टूबर 1774 तक रहती है। इसमें कुल मिलाकर के 13 उपनिवेशों में से 12 उपनिवेशों के 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक उपनिवेश जिसने भाग नहीं लिया था उसका नाम जॉर्जिया था। क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा, यह 5 सितंबर से लेकर के कहीं ना कहीं 22 अक्टूबर, तारीख याद रहेगी ना, याद रखना, 22 अक्टूबर 1774 को आयोजित की गई थी। आयोजित होने वाली जगह थी फिलाडेल्फिया। कौन सी जगह थी? याद रखिएगा जी, फिलाडेल्फिया थी। यहां पर आयोजित किया गया। 13 में से 12 उपनिवेशों के, कितने उपनिवेश थे? तो भैया याद रखना, 12 उपनिवेशों के, 12 उपनिवेशों के 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्लियर हो गई? एकमात्र जो उपनिवेश नहीं आया था उसका नाम था जॉर्जिया। जॉर्जिया ने इसमें भाग नहीं लिया था। क्लियर हो गई? तो भाई साहब, यह फिलाडेल्फिया में आयोजित की गई थी। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ या ना का जवाब दीजिए। कई सारे उपनिवेशों से अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेने के लिए आए थे। अगला, 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेज उपनिवेश शासित थे। स्थानीय असेंबली द्वारा, जिसे योग्य मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित किया गया था। ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष सीमा सीधा शासन था। स्थानीय असेंबली द्वारा, जिसमें स्वतंत्र शासक थे। स्थानीय सामंत प्रमुख थे। अनुत्तरित प्रश्न है। 18वीं शताब्दी में जो अमेरिका के उपनिवेश थे यह शासित थे। इनके ऊपर किसका शासन हुआ करता था? बहुत आसान सा जवाब है। ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कांता जी राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई। जितने विद्यार्थी हैं, पूजा, नीलेश, नितेश, मुकेश हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, दीपक है, सरिता है हमारे बीच में, बहुत अभिनंदन भाई। जितने भी प्यारे प्यारे साथी हैं, बहुत अभिनंदन। सर याद रखना, यह ब्रिटेन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनके ऊपर सीधा शासन किया जाता था, आप याद करिए। लेकिन जब प्रारंभ में अमेरिकी उपनिवेशों पर ब्रिटिश सरकार शासन करती थी, तो ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अमेरिकी उपनिवेशों पर नहीं करती थी। इसे सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की नीति कहा जाता था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? चूंकि यह क्लास ऐप पर भी जाएगी, ये पर तो जा ही रही है, लेकिन यह क्लास यूट्यूब पर भी जाएगी, इसीलिए प्रचार प्रसार भी जरूरी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगली बात लिखिएगा। हाँ, नीति लिख दे रहा हूं, याद करिए मैंने कौन सी नीति बताई थी भैया? सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की नीति बताई। नेग्लेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति। क्या ये बात क्लियर हो गई? सैल्यूटरी नेग्लेक्ट, हस्तक्षेप की नीति। अगला, अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया था? अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशों के बीच में चार्ल्स टाउन का युद्ध, सारागोटा, बंकर हिल, कॉनकॉर्ड और लेक्सिंगटन की लड़ाइयां। और अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिएगा। अंग्रेज सैनिकों और कहीं न कहीं उपनिवेशों के बीच में 17 जून 1775 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था? जवाब दीजिए। चलिए,
सर याद रखना, यह मूल रूप से बंकर हिल का युद्ध था। देखो, मैसाचुसेट्स एक जगह आती है, आपको पता होगा, मैसाचुसेट्स। ठीक है, इस मैसाचुसेट्स में क्या बात है, याद रखना, एक निकट एक जगह आती है, नाम है बोस्टन। बहुत चर्चा का विषय रहेगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बोस्टन के निकट जो है वह आपके पहाड़ियां पड़ती है, जिन्हें हम चार्ल्स टाउन की पहाड़ियां कहते हैं। कौन सी पहाड़ियां कहते हैं? याद रखना, चार्ल्स टाउन की पहाड़ियां कहते हैं। चार्ल्स टाउन की पहाड़ियां। जब आप विश्व का भूगोल पढ़ते हो और उस विश्व के भूगोल में जब उत्तरी अमेरिका आप पढ़ते हो, तो वहां पर आपके चार्ल्स टाउन की पहाड़ियां पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सर, चार्ल्स टाउन की पहाड़ियां हैं। इन चार्ल्स टाउन की पहाड़ियों में अंग्रेज सेनापतियों और उपनिवेशों के मध्य में बंकर हिल की लड़ाई हुई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या हाँ या ना का जवाब दीजिए। जिसमें ब्रिटिश सेना जीत गई थी। चार्ल्स टाउन में कौन से युद्ध हुआ था? तो याद रखना, बंकल हिल का युद्ध हुआ था। छुटपुट एक झड़प टाइप हुई थी। इसे ही हम क्या कहते हैं जी? बंकर हिल का युद्ध कहते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए। अमेरिकन क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड किसके द्वारा लिखी गई है? अमेरिकी क्रांति को मोटिवेट करने के लिए किताब लिखी गई है, राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड। यह किसने लिखी है? सैमुअल एडम्स, स्टीफन हॉपकिंस, जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया करके जवाब जरूर साझा करिएगा। एक प्रश्न है, अमेरिकन क्रांति को मोटिवेट करने के लिए जो है एक किताब लिखी गई है, राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड। ठीक है सर, यह किताब जो है मूल रूप से ब्रिटिश संसद और उसके द्वारा लगाई गई करों की आलोचना के परिणाम स्वरूप लिखी गई थी, और इसको लिखने वाले थे स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, यह कौन थे? यह अमेरिका के रहने वाले थे। कौन थे यह? याद रखना जी, अमेरिका के रहने वाले थे, और इन्होंने यह किताब लिखी थी जिसमें ब्रिटिश संसद व कराधान नीतियों की आलोचना की गई थी। किसकी आलोचना की थी? कराधान नीतियों की आलोचना की गई थी। तो स्टीफन हॉपकिन ने यह किताब लिखी थी, नाम था राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला प्रश्न देखिए। कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया। अभी हमने बताया कि पहली महाद्वीपीय कांग्रेस, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन 5 सितंबर 1774 से लेकर 22 अक्टूबर 1774 को किया गया था। अमेरिका के 13 उपनिवेशों में से 12 उपनिवेश इसमें भाग लेते हैं और इनके 56 प्रतिनिधि इसमें आते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सर, किसने भाग नहीं लिया था? मेरीलैंड ने, कनेक्टिकट, वर्जीनिया, जॉर्जिया। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई। बहुत बढ़िया विचार है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जरूर जवाब साझा करिएगा। याद रखिएगा, जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। क्लियर हो गई? जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, ये केवल यूट्यूब वाले विद्यार्थियों से पूछूंगा मैं, कि मैं आने वाले समय में आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड पीजीटी एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए कुछ टेस्ट सीरीज लाने का एक योजना बना रहा हूं। तो आपकी क्या विचार है आप लोगों का? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। ठीक है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि हाँ सर, एक टेस्ट सीरीज लाई जाए और वो बेहतरीन हो, ऑथेंटिक हो, जिसमें प्रत्येक पक्ष प्रश्न की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिले? हैं जी, मैं ऐसा विचार कर रहा हूं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी इतिहास प्रेमी मेरे विद्यार्थी हैं, मैं उन सबसे पूछना चाह रहा हूं, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान स्कूल लेक्चरर, फर्स्ट ईयर पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय की शानदार टेस्ट सीरीज। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति सब्जेक्ट पढ़ाता है ना, तो उसे एक अलग लेवल पर जाकर के सब्जेक्ट की चर्चा करनी होती है। हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। तो एक बार मुझे अपनी राय जरूर बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकन बस्तियों और उसके संस्थापकों में सही सुमेलित नहीं है? मेरीलैंड, लॉर्ड बाल्टीमोर, जॉर्जिया, जेम्स एडवर्ड ओगलीथॉर्प, पेंसिल्वेनिया, विलियम पेन, कनेक्टिकट, रोजर विलियम। अनुत्तरित प्रश्न है, अमेरिकन बस्तियों के साथ जो है वह कौन सुमेलित नहीं है? यह बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जरूर जवाब साझा करिएगा।
ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका। हाँ, मैं यही विचार कर रहा था कि एक ये टेस्ट सीरीज जो है यूट्यूब पर भी लाई जाए। हमारी ऐप पर तो चली रही है, आप लोगों के लिए कोर्स चल ही रहा है। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सर याद रखना, अमेरिका के 13 उपनिवेश से स्थापना सबने अलग अलग की थी। कनेक्टिकट की स्थापना रोजर विलियम ने नहीं की थी। क्लियर हो गई। रोजर विलियम ने जो है वह कनेक्टिकट की स्थापना नहीं की थी। अगला, पुरुषों का समूह जो मोहक इंडियन के वेश में 3 ब्रिटिश जहाजों पर चढ़ गया और उनकी चाय की खेप को बोस्टन हार्बर, हार्बर का मतलब होता है जी बंदरगाह, हार्बर का मतलब क्या होता है याद रखना जी, बंदरगाह में फेंक दिया। और यह घटना बोस्टन टी पार्टी के रूप में जानी गई। कब घटित हुई थी? 16 सितंबर 1773, 16 दिसंबर 1773, 11 अक्टूबर 1773, 11 नवंबर 1773। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। पुरुषों का एक ऐसा समूह जो मोहक इंडियन के वेश में 3 ब्रिटिश जहाजों पर चढ़ गया, उनकी चाय की खेप को बोस्टन बंदरगाह में फेंक दिया था। यह इतिहास में घटना कब घटित हुई थी? इसी घटना को हम इतिहास में क्या कहते हैं? बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। और यह घटना 16 दिसंबर 1773 की होती है। 16 दिसंबर 1773 को क्या हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज था, नाम था डार्थ माउथ, DARTMOUTH। यह लगभग अगर मोटा मोटी बात करते हैं तो 350 चाय की पेटियों को लेकर के जो है बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा। उनमें जो क्रांतिकारी थे वह सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुली के वेश में आ जाते हैं और 340 चाय की पेटियों को जो है वह समुद्र में फेंक देते हैं। क्लियर हो गई। 3 जहाजों की चर्चा की जा रही है। पहला डार्थ माउट है, दूसरा द बीवर था और तीसरा एलिया नोर था। क्लियर हो गए। 3 जहाज थे, डार्थ माउथ हो गया, नंबर 2 द बीवर हो गया, ये जस्टिन बीवर का भाई है, जस्टिन तीतर, ये बात याद रखिएगा। और एक हो गया एलिया नोर, एलिया नोर। क्लियर। तो भाई साहब इन तीनों जहाजों में आए और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? सैमुअल एडम्स था। लगभग 340 चाय की पेटियों को जो है वह समुद्र में फेंक देता है। यह घटना मैं अगर आपको दिखाता हूं चित्रों के माध्यम से, ताकि घटनाएं जो है वह जीवित तो हो सके, तो वह इस तरह से होती है। देखिए, ये ब्रिटिश कंपनी का डार्थ माउथ नाम का एक पानी का एक जहाज है जो चाय की पेटियों को लेकर आया हुआ है। यहाँ पर अंग्रेज क्रांतिकारी सैनिक जहाज पर चढ़ गए और 3 से 40 चाय की पेटियों को इस तरह खोल करके समुद्र में उड़ेल दिया था, अटलांटिक महासागर में। अरे बताओ, क्लियर हो गई। यही घटना बोस्टन टी पार्टी कहलाती है, जो 16 दिसंबर 1773 को घटित हुई थी। ये देखो सब इस तरह से। ये हमारे अमेरिका के क्रांतिकारी सैनिक हैं। इनके हाथ में हथियार है। इन हथियारों के माध्यम से चाय की पेटियों को खोला जा रहा है और अब इन चाय की पेटियों को खोल करके इस तरह समुद्र में उड़ेल दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। यह मूल रूप से ब्रिटिश सरकार के लिए एक चेतावनी थी कि खबरदार, अगर हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार के कानून बनाए तो हम इसी तरह आपके कानूनों की अवहेलना करेंगे और आपकी वस्तुओं को बर्बाद कर देंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैसाचुसेट्स का इस समय जो राज्यपाल था उसका नाम थॉमस हचिनसन हुआ करता था। क्लियर हो गई। यह घटना क्या कहलाती है? तो भैया यह घटना कहलाती है बोस्टन टी पार्टी। कब हुई थी? 16 दिसंबर सन 1773 को यह घटना घटित हुई थी। क्लियर हो गई क्या बात? यह हमने पढ़ी। और इस समय मैसाचुसेट्स का जो राज्यपाल था उसका नाम थॉमस अचिनसन था। क्लियर। चलिए जी, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक थॉमस पेन के द्वारा नहीं लिखी गई है? द राइट्स ऑफ मैन, द एज ऑफ रीजन, कॉमन सेंस, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। और अनुत्तरित प्रश्न है, थॉमस पेन अमेरिकी क्रांति का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी कहा जाता है कि अमेरिकी क्रांति में लोगों को जागरूक करने का काम थॉमस पेन ने ही किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? ब्रिटिश मूल का अमेरिकी राजनीतिक और कार्यकर्ता था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। क्लियर हो गई। सर देखो, राइट ऑफ मैन इनकी रचना है, द एज ऑफ रीजन है, कॉमन सेंस है। लेकिन यह रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस जो है वह थॉमस पेन की रचना नहीं है। यह पुस्तक एडमंड बर्क ने लिखी है। किसने लिखी है? तो भैया याद रखना, इस पुस्तक की रचना करने वाले एडमंड बर्क नाम का व्यक्ति होता है।
क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित ब्रिटिश नेता ने अमेरिकी कॉलोनियों पर से सभी करों को समाप्त करने की सलाह दी? विलियम पिट, लॉर्ड नॉर्क, एडमंड बर्क, ग्रीनवेले। अनुत्तरित प्रश्न है। भाई साहब, जब आग लग चुकी है उस परिस्थिति में आप कहें कि जाओ बाजार जाकर के जो है आग बुझाने का सामान खरीद लाओ, तो जब तक वो सामान लाया जाएगा तब तक तो आग लग चुकी होगी और आपके घर को बर्बाद कर चुकी होगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? ठीक इसी प्रकार की एक सलाह अब ब्रिटेन के एक राजनेता ने दी कि भाई स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका है ना, होने वाला है, आप इन करों को समाप्त कर दो, कोई मतलब नहीं है, वो ठंडे पानी के छींटे मारने जैसा है, जितने छींटे मारोगे उतनी ही गर्माहट आएगी। यह बात विलियम पिट ने कही थी। किसने कही थी? विलियम पिट ने यह सलाह दी थी। थोड़ा सा विलियम पिट के बारे में बात करना चाहूंगा। विलियम पिट जो है एक ऐसा व्यक्ति था जो 24 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया था। 24 वर्ष की उम्र में क्या बन गया था? तो याद रखना जी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन गया था। यह नाम क्या है? विलियम पिट है। अगला प्रश्न देखिए, किसने लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव डाली है? यह बात किसने कही है? क्या बात कही है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव डाली है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, आर्थर यंग, मैडम कैंपन, सेवेलियन डे पासी। अनुत्तरित प्रश्न है। आप लोग एक बार इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं पानी की बोतल लेकर के आता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है, कृपया एक बार जरूर जवाब दीजिएगा। अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव डाली, यह बात बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कही गई थी। याद करिए, यह बेंजामिन फ्रैंकलिन वही व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं फ्रांस जाता है फ्रांस की सरकार के साथ समझौता करने के लिए। क्या यह बात क्लियर हो गई? फाइनली यह समझौता कर लेता है, लगभग लगभग 1748 ईस्वी के आसपास की बात है, सॉरी 1778 ईस्वी के आसपास की बात है। और बाद में फ्रांस इस बेंजामिन फ्रैंकलिन के कहने पर ही अमेरिका की मदद करने के लिए आगे आता है और फ्रांस अपने सशक्त अपने सबसे सशक्त सेनापति लाफायते को भेजता है। क्या यह बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। फ्रांस और अमेरिका में समझौता कब हुआ था? फ्रांस और अमेरिका में समझौता कब हुआ था? भैया, यह समझौता 1778 में हुआ था। चलिए, 1765 ईस्वी का क्वार्टरिंग अधिनियम क्या होता है? अमेरिकी बस्तियों को ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया। अमेरिकन बस्तियों को केवल ब्रिटिश जहाजों के माध्यम से व्यापार करने के लिए मजबूर किया गया। अमेरिकन बस्तियों की कागजी मुद्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया। अन्य देशों से रम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनुत्तरित प्रश्न है। 1765 ईस्वी का क्वार्टरिंग अधिनियम जो है वह क्या है? बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, सबसे पहले ये बात याद रखिए कि एक व्यक्ति है जी, ग्रीनविले। ये ग्रीनविले ब्रिटेन का पीएम है। ये कौन है? तो भैया याद रखना, यह आपके ब्रिटिश पीएम है, प्रधानमंत्री है ग्रीनविले। बड़ा खतरनाक आदमी है। 1763 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। जैसे ही प्रधानमंत्री बना, इसने 4 कर लगाए। सबसे पहला एक कर पालित किया जिसे मोलिसेज एक्ट कहते हैं, उसे ही हम शुगर एक्ट के नाम से जानते हैं। शुगर एक्ट मूल रूप से 1764 में लाया गया था। क्लियर हो गई सर? इसके बाद 1764 में ही करेंसी अधिनियम लाया गया। करेंसी अधिनियम लाया गया, एक करेंसी एक्ट लाया गया 1764 में ही। 1765 में यह भाई 2 कानून लेकर आया। पहला कानून लेकर आया जिसे हम कहते हैं स्टाम्प एक्ट, जिसका पूरे आ, अमेरिका में विरोध किया गया। और दूसरा अधिनियम लाया गया क्वार्टरिंग अधिनियम। तो पहला कानून लेकर आया 1765 में, जिसे हम स्टाम्प एक्ट कहते हैं 1765 में। और एक अधिनियम लाया गया जिसे हम कहते हैं
क्वार्टरिंग अधिनियम, क्वार्टरिंग अधिनियम या क्वार्टरिंग एक्ट कहते हैं, यह 1765 में आया। सबसे पहले शुगर एक्ट क्या है? शुगर एक्ट के तहत कहा गया कि अमेरिका के जितने भी उपनिवेश है वह सारे उपनिवेश केवल और केवल ब्रिटेन से ही रम का आयात करेंगे। ब्रिटिश जो मुद्रा है वही मुद्रा अमेरिका में चलेगी। अमेरिका के उपनिवेशों को किसी भी प्रकार की मुद्रा छापने का अधिकार नहीं होगा। डेट्स कॉल्ड करेंसी अधिनियम। स्टाम्प एक्ट क्या है? जितने भी प्रकार के इकरारनामे हैं, समाचार पत्र हैं, उन पर एक का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। और एक क्वार्टरिंग अधिनियम है जो कहता है कि अमेरिकी बस्तियों में जो ब्रिटिश सेना है इस पर किए गए व्यय का एक भुगतान करने के लिए उपनिवेशों को बाध्य किया गया। ग्रीनवेले ने अमेरिका में नियंत्रण स्थापित करने के लिए 10,000 की एक सेना बनाने का निर्णय लिया था। उसका यह मानना था कि इस 10,000 की सेना पर हम जितना खर्च करेंगे उस खर्च का 1/3 व्यय अमेरिका देगा। और अमेरिका कैसे देगा? क्वार्टरिंग अधिनियम के माध्यम से देगा। क्लियर हो गई क्या बात? बताइए। चलिए आगे बढ़े। तो ये बात याद रखना, इसी को हम क्या कहते हैं जी? क्वार्टरिंग अधिनियम कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन बस्तियों को ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया। राइट्स ऑफ मैन, एक मानव के अधिकार, किसने लिखी थी? स्पेंसर, जेस मिल, थॉमस पेन, मार्क्स ने लिखी। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई, राइट ऑफ मैन किसने लिखी है? सर, राइट ऑफ मैन नाम की किताब जो है यह थॉमस पेन की रचना है, काफी महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। अगला, किस तिथि को फिलाडेल्फिया, थॉमस पेन का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा ना, लेकिन क्या कभी आपने इनको देखा है? आओ मैं दिखाता हूं आपको। ये है सर थॉमस पेन, देख लो, ऐसे दिखते हैं थॉमस पेन। ठीक है, ये है थॉमस पेन जिन्होंने राइट ऑफ मैन, कॉमन सेंस जैसी बाहरी किताबों की रचना की है। क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन किया था? 4 जुलाई 1776, 24 जून 1776, 24 जुलाई 1776, 4 जून 1776। अनुत्तरित प्रश्न। सर, इसे हम स्वतंत्रता का घोषणा पत्र भी कहते हैं। ठीक है, थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में समिति बनाई गई थी, उसी ने इस स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन किया था। यह घटना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, 4 जुलाई 1776 की है। इसीलिए अगर आपको पता हो तो जो 4 जुलाई की तारीख है, इस 4 जुलाई की तारीख को हम क्या मनाते हैं? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं सर। कब मनाते हैं जी? 4 जुलाई को मनाते हैं। तो 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में पहला सम्मेलन हुआ। और इसी समय जो है 4 जुलाई को ही क्या आयोजित किया गया था? सॉरी, माफी चाहूंगा, पहला सम्मेलन नहीं था। 4 जुलाई जो है, 4 जुलाई जो है, इस 4 जुलाई को अमेरिका में जो है वह स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 4 जुलाई 1776 की वह घटना है। क्लियर? चलिए, लिख लिया, आगे बढ़ो भाई साहब। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यॉर्कटाउन में ब्रिटिश जहाज, ब्रिटिशों की पराजय, बोस्टन टी पार्टी, महाद्वीपीय कांग्रेस, बोस्टन नरसंहार। उपयुक्त घटनाओं का उचित कालक्रम क्या होगा? 1-4-2-3, 1-2-3-4, 1-2-4-3, 4-2-3-1। अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। यहाँ पर कुछ घटनाएं घटित हुई और इन घटनाओं का कालक्रम आपको सजाना पड़ेगा। कई बार ये सवाल आप लोगों के पूछ लिया जाता है। इसीलिए मैं अपने अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूं कि भैया विश्व इतिहास में आप क्या किया करो, सबसे लास्ट में इस तरह से एक चार्ट बनाएं। इस चार्ट में सबसे पहले तो आप दिनांक लिख लो, और दिनांक लिख करके यहाँ पर लिख लीजिए घटना। क्लियर हो गई? दिनांक लिखिए, घटना लिखिए, ताकि आप जो हैं उनको बेहतरीन तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। फिर अगर परीक्षा में इस तरह से कोई प्रश्न आ जाता है तो उसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बताइए। देखो साहब,
सबसे पहले अगर इन घटनाओं को देखते हैं तो बोस्टन में नरसंहार हुआ था ब्रिटिश सैनिकों और बोस्टन वासियों के बीच में, जिसमें 5 बोस्टन वासी मारे गए थे। यह घटना 5 मार्च 1770 की है। 5 मार्च 1770 की यह घटना है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना बोस्टन टी पार्टी होती है 16 दिसंबर सन 1773। 16 दिसंबर सन 1773। इसके बाद महाद्वीपीय कांग्रेस होती है 5 सितंबर 1774 से लेकर के 22 अक्टूबर 1774 से। 5 सितंबर से 22 अक्टूबर 1774। फिर इसके बाद यॉर्क टाउन में ब्रिटिश साम्राज्य की पराजय होती है अक्टूबर 1781। ठीक है, 19 अक्टूबर की तारीख होती है, 1781 का वह दिन होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या हुआ, बोस्टन हुआ यानी कि 4 हो गया। फिर हो गया भैया बोस्टन टी पार्टी यानी कि 2 हो गया। फिर महाद्वीपीय कांग्रेस और फिर यॉर्क टाउन में ब्रिटिश पराजय 4 2 3 1। तो सही जवाब होगा जी आपके ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसे हम क्या कहते हैं जी, हमारे अमेरिका की क्रांति के रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में इंगित करते। क्लियर हो गई। अच्छा, ये काम आप कर लोगे ना, जितने ऐप में इस समय विद्यार्थी देख रहे हैं सभी हाँ या ना का जवाब दीजिए। थंबनेल करिए, आप थंब करिए, थंबनेल थंब करिए कि हाँ सर हम इस तरह का एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है ना, हमारे विश्व इतिहास में ऐप में जो है। अच्छा एक बात और सुनो, जो विद्यार्थी इस क्लास को यूट्यूब पर देखेंगे ना, उनके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर हमने जो क्लासें लेंगे फिर उनका क्या होगा। अरे मेरे वीर योद्धाओं, मेरी वीरांगनाओं, मेरे मास्टरों, मेरी मास्टरनियों, जो क्लासेज हो चुकी है ना वह आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी। क्लियर हो गई। और जो चलेगी वह लाइव आप देख ही सकते हो, तो फिर घटना किस बात की आप आराम से कर सकते हो। बाकी देखो, अगर किसी भी प्रकार की कोई तनाव वाली स्थिति आती है ना कि सर हमें सपोर्ट चाहिए, तो मेरे दोस्त 24/7 मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के लिए 24 घंटे चालू है। हमारी हेल्पलाइन 24 घंटे चालू है। आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। डेट्स कॉल 8802 060952। ठीक है ना, आप इस पर हमें कभी भी संपर्क करके बात कर सकते हो। कभी अगर बाई चांस मैं आपका कॉल नहीं उठा पाता हूं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे बाद में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको कॉल बैक कर लूंगा। तो ये हमारी हेल्पलाइन है। आप हमारा कोर्स कहाँ से ले सकते हो, तो याद रखिएगा, आप डाउनलोड करेंगे काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वह MOBILE मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करेंगे और आप यह कोर्स परचेज कर लेंगे। क्लियर हो गई। संपर्क सूत्र के लिए आप 8802060952 का प्रयोग करें। और अगर आप जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड करेंगे। क्लियर हो गई। चलिए जी, अगला प्रश्न। एक प्रश्न है आप सभी के लिए कि अमेरिगो वेस्पूची नामक नाविक ने किस देश की खोज की थी। इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और अनुत्तरित प्रश्न है। अमेरिगो वेस्पूची, भाई साहब आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। यह है सर अमेरिगो वेस्पूची। देख लो, इसी अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर अमेरिका का नाम जो है वह क्या रखा गया था, याद रखिएगा, वह रखा गया था अमेरिका। ठीक है, अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही लिखा गया था अमेरिका। इसकी जो रचना होती है उसे हम अमेरिकन्स कहते हैं। इसकी रचना क्या है, तो याद रखना इसकी रचना होती है अमेरिकन्स। और इसी के नाम पर इसे क्या नाम दिया गया था, अमेरिका दिया गया था। क्लियर हो गई। एक जर्मन भूगोलवेत्ता था, ये बात याद रखना। इस नए महाद्वीप का नाम अमेरिगो के नाम पर अमेरिका रखा गया। ठीक है, एक जर्मन भूगोलवेत्ता ने, ठीक है, उसने यह नाम रखा था। मुरू के स्पेन की महारानी इसाबेला ने इसे भेजा था। यह बात थोड़ा सा याद रखना। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था। जॉर्ज वॉशिंगटन, सरमन, जेफरसन, फ्रैंकलिन और अनुत्तरित प्रश्न। अभी मैंने कहा, क्या कहा कि सर 4 जुलाई 1776 को, तारीख याद रखना भैया, 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया। एक 5 सदस्यीय समिति थी, वह
5 सदस्यीय क्या थी? समिति थी जिसने यह मसौदा तैयार किया था। इसमें कौन शामिल नहीं था? बताओ। देखो भाई साहब, सबसे पहले सुनिएगा, जो थॉमस जेफरसन था वह इसके अध्यक्ष थे। थॉमस जेफरसन क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। इसमें एक सदस्य हुआ करते थे, नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन वही हैं जिन्होंने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। रॉबर्ट सरमन, लिविंगस्टोन, ठीक है। इसके अलावा जॉन एडम्स, ठीक है, जॉन एडम्स, ठीक है, ये भी इसमें सदस्य हुआ करते थे, जॉन एडम्स, ठीक है। तो लिविंगस्टोन हो गया, सरमन हो गया, जॉन एडम्स हो गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गया, ये सदस्य थे। जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम इसमें नहीं आता है, ठीक है। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन है? तो भैया याद रखना, अमेरिका में जो महाद्वीपीय सेना बनाई गई थी जिसे हम कॉन्टिनेंटल आर्मी कहते हैं, उसके यह सेनापति थे। अमेरिका में जब नई सरकार बनी तो उस नई सरकार में पहले राष्ट्रपति का पद जो है वह किसे दिया गया था? जॉर्ज वॉशिंगटन को ही दिया गया था। जॉर्ज वॉशिंगटन को इनकी धैर्य निष्ठा के कारण रेफेवियस कहा जाता है। रेफेवियस का तात्पर्य होता है एक ऐसा सेनापति जो युद्ध को लंबा खींचता है और अपने शत्रुओं को थका करके पराजित कर देता है, उसे रेफेवियस कहा जाता है, ठीक है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन याद रखिएगा। 3 बातें। सबसे पहली बात, महाद्वीपीय महाद्वीपीय सेना के सेनापति थे सर, यह क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हैं ये। इसके अलावा इनका अगर मैं उपनाम की बात करता हूं तो उपनाम इन्हें कहा जाता है रेफेवियस। रेफेवियस, रेफेवियस क्यों कहा जाता है? तो भाई साहब ये कहा जाता है इनकी धैर्य निष्ठता की वजह से। एक ऐसा सेनापति जो युद्ध को लंबा खींचता है और शत्रु को थका करके हरा देता है, यही तो एक सफल सेनापति की भी निशानी होती है। जीवन, स्वतंत्रता, सुखानुकरण, ठीक है। जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुकरण किसका तथ्य है? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र का, सोवियत नागरिकों के अधिकार, यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान, भारत के संविधान की उद्देशिका और अनुत्तरित प्रश्न हैं। बताओ साहब। इसको हम स्वतंत्रता, समानता और खुशहाली भी कहते हैं। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, ठीक है ना। स्वतंत्रता, समानता, इक्वेलिटी, और खुशहाली, परसुइट ऑफ हैप्पीनेस। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अगर हम अमेरिका की इस क्रांति के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है अमेरिका की राज्य क्रांति जो हुई इसका एक आदर्श वाक्य था स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समानता यानी कि इक्वेलिटी, और खुशहाली यानी कि क्या कहा जाता है? प्रोस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। वहीं फ्रांस की राज्य क्रांति का आदर्श वाक्य क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड ब्रदरहुड। समझ में आ गई क्या बात? तो याद रखना, यह अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का एक आधार था। समझ में आ गई? यह जो अधिकार हैं, स्वतंत्रता, समानता और खुशहाली, यह मूल रूप से जॉन लॉक की एक बहुत गजब की किताब आती है, सेकेंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, इससे लिए गए हैं। क्लियर हो गई? चलो जी अगला प्रश्न देखो। प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं दिया जाएगा, यह किसका लोकप्रिय नारा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति, रूसी क्रांति और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं दिया जाएगा। बताओ सर। प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं दिया जाएगा। अरे भैया इसका मतलब ये है कि जब ब्रिटिश संसद में अमेरिका का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है तो हम किस बात का कर देंगे? यह नारा अमेरिकी क्रांति का है। अगला प्रश्न,
द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एडम्स, जॉन हैनकॉक, बेंजामिन फ्रैंकलिन? अनुत्तरित प्रश्न है। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस हुआ, द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताओ। 10 मई 1775 को द्वितीय 10 मई 1775 को द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन फिलाडेल्फिया में किया गया था। सभी 13 उपनिवेश इसमें भाग लेते हैं और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जॉन हैनकॉक। क्लियर हो गई ये बात, याद रखना। इसी में कहीं ना कहीं मेरे दोस्त एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। घटना क्या हुई कि जो स्वतंत्रता की घोषणा पत्र था उसको प्रस्तुत किया गया। मेरे दोस्त न्यूयॉर्क को छोड़ करके सभी उपनिवेशों ने अपना समर्थन दिया था। इसकी भी चर्चा करूंगा आगे की क्लास में। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? 10 जुलाई 1776 को हुई थी। 14 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1773, उपरोक्त में से कोई नहीं और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ, अमेरिका की स्वतंत्रता की जो घोषणा है, द डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ अमेरिका, यह कब हुई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। याद करिए, मैंने कहा अभी कि इसमें से 5 महत्वपूर्ण लोग थे। पहला व्यक्ति का नाम आता है आपके थॉमस जेफरसन जो अध्यक्ष थे। इसके अलावा शर्मन आता है, लिविंगस्टोन आता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन आता है, जॉन एडम्स आता है। क्लियर हो गई। इन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया था। तो याद रखना जी, 4 जुलाई 1776 को हुई थी साहब। क्लियर हो गई। थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक आयोग तैयार किया गया था। कैसी लग रही है वे क्लास? मजा आ रहा है ना? विश्व इतिहास सर, मेरा एक उद्देश्य होता है कि जो अमेरिका की क्रांति मैंने आप लोगों को पढ़ाई है वह सारी की सारी अमेरिका की क्रांति जो है, यह 50, 60 या 70 मिनट की जो ये क्लास होती है एमसीक्यू की, इसमें पूरी हो जाए। मेरी बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इसीलिए मुझे याद किया जाता है। आप लोगों का प्रेम और स्नेह जो है वह इसी तरह बना रहे और आप करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए। अमेरिकी क्रांति के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? ग्रीनवेले, रॉकिंगम, लॉर्ड नॉर्थ, जॉर्ज तृतीय? अनुत्तरित प्रश्न है। कल ही बताया था सर, जब अमेरिकी क्रांति हुई इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ हुआ करता था। क्या हुआ करता था? लॉर्ड नॉर्थ हुआ करता था। जबकि अगर मैं सम्राट की बात करता हूं तो याद रखना, जेट्स कॉल जॉर्ज तृतीय। क्लियर हो गई। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को जॉर्ज तृतीय का निजी युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जी अमेरिका? क्योंकि यह भाई जो है ना जॉर्ज तृतीय, यह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ ज्यादा ही रुचि लेने लग गया था। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए अगला प्रश्न। अक्टूबर 1765 में स्टाम्प एक्ट के विरोध में स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? फिलाडेल्फिया में, न्यूयॉर्क, बोस्टन, वर्जीनिया? अनुत्तरित प्रश्न है। स्टाम्प एक्ट कांग्रेस कहां आयोजित की गई थी? 9 उपनिवेशों ने इसमें भरपूर भाग लिया था। क्लियर हो गई क्या बात? सर, यह आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में। कितने उपनिवेशों ने भाग लिया था? तो भैया याद रखना जी, 9 उपनिवेशों ने भाग लिया था। 9 उपनिवेशों ने क्या किया था? तो मेरे दोस्त इसमें भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीनवेले के द्वारा उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले अधिनियमों में नहीं था? सुगर एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट, स्टाम्प एक्ट, वुलन एक्ट? अनुत्तरित प्रश्न। भाई साहब, ग्रीनवेले ने कुछ अधिनियम पारित किए। 1763 में प्रधानमंत्री बना था। 1764 में 2 कानून लाया। 1765 में 2 कानून लाया। 1764 में पहला लेकर आया था भैया सुगर एक्ट। आपको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी। एक लेकर आया जी करेंसी एक्ट। क्लियर हो गई। 1765 में 2 लेकर आया। एक का नाम था स्टाम्प एक्ट और एक का नाम था क्वार्टरिंग अधिनियम या क्वार्टरिंग एक्ट। तो भैया ऊलन एक्ट, यानी कि जो आपके क्या बोलते हैं, ऊन का अधिनियम जो है वह यह लेकर के नहीं आया था। क्लियर हो गई क्या बात? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखा। 1765 में ग्रीनवेले ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। और इसके बाद रॉकिंगम जो है वह ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बना था जिसने इस स्टाम्प कानून को रद्द कर दिया था।
क्लियर हो गई। करेंसी कानून के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि करेंसी कानून जो है यह क्या होती है। इस कानून के तहत अमेरिकन उपनिवेश जो हैं उनमें दूसरे देशों के साथ प्रचलित जो हुंडी थी या जो कागजी मुद्रा थी उन पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि भैया केवल और केवल अंग्रेजी मुद्रा का ही प्रयोग करना। यह तो तानाशाही हो गई। टाउनसेंड की कर योजना, वित्त मंत्री था भाई साहब टाउनसेंड, इनमें कौन सा शामिल नहीं है? रंग, सीरा, चाय, कागज, अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। टाउनसेंड की कर योजना में क्या शामिल नहीं होता है, बताओ। देखो, रॉकिंगम, सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लिखो, पहले तो इसको जवाब दीजिए। देखो भाई साहब, याद रखो, रॉकिंगम, रॉकिंगम के बाद प्रधानमंत्री बना, सॉरी, रॉकिंगम जो है इसकी सरकार के पहले जो है वह ग्रीन वेले प्रधानमंत्री हुआ करता था। ग्रीन वेले के बाद प्रधानमंत्री रॉकिंगम, रॉकिंगम के बाद प्रधानमंत्री बना विलियम पिट। विलियम पिट का अर्थ मंत्री हुआ करता था आपके टाउनसेंड, और इसके बाद प्रधानमंत्री बना लॉर्ड नॉर्थ। इस लॉर्ड नॉर्थ के समय अमेरिकन क्रांति हुई। विलियम पीट जो है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो वित्त मंत्री हुआ करता था, इस वित्त मंत्री का नाम आता है जी टाउनसेंड, चार्ल्स टाउनसेंड, पूरा लिख लो। टाउनसेंड ने 1767 में कुछ कर लगा दिए। मूल रूप से 5 वस्तुओं पर कर लगाए गए थे। विद्यार्थी कहते हैं सर ये 5 वस्तुएं हमें याद नहीं होती है। तो भैया सबसे पहले होता है जी, देखो इस तरह से समझिए, सबसे पहले होता है शीशा। शीशा यानी कि कांच। जब कांच से हमारा, हम देखो कांच को अगर एक गलत तरीके से आप उपयोग करते हैं तो उससे उंगली कटने का पूरा डर रहता है, रहता ही नहीं रहता। और जब उंगली कट जाती है तो खून आ जाता है, और खून कौन से रंग का होता है जी? लाल रंग का होता है, रंग। और हम याद करो बचपन में जब खून आ जाया करता था तो हम कागज लगा लिया करते थे। तो ये लो भाई साहब कागज। अब किसी के लग गई, उस पर कागज लगा दिया, तो उसको प्रेम से हम क्या पिलाते हैं जी? चाय पिलाते हैं। चाय पिलाकर के उसको 2-5 रुपए देकर के, यानी कि धातु के सिक्के देकर के क्या रवाना कर देते हैं जी? उसको रवाना कर देते हैं। तो टाउनसेंड ने 1767 में, माफी चाहूंगा, 1767 में 5 वस्तुओं पर कर लगाया था। 1767 में क्या लगाया? 5 वस्तुओं पर कर लगाया, जिसमें आपके शीरा शामिल नहीं था, रंग था, चाय था, कागज था, धातु था। इसके अलावा, धातु के अलावा एक बात और याद रखना, यह आपके शीशा था। क्लियर हो गई क्या बात? चलो जी, अगला प्रश्न देखो। अच्छा, एक में विद्यार्थी बोलते हैं सर थोड़ा सैंपल वैम्पल दिखाया करो हमें। तो देखो ये सैंपल है जी, जैसे अमेरिकी क्रांति है, अमेरिकी क्रांति का पार्ट 2 है जो आपके सामने है। वर्जीनिया के बाद क्या हुआ? सन्स ऑफ लिबर्टी स्टाम्प एक्ट कांग्रेस, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। 9 उपनिवेशों के 37 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अध्यक्ष टिमोथी एगल्सन हुआ करता था। इसी सम्मेलन में जेम्स ओटिस को जो है सम्मेलन की आत्मा कहा गया। नारा दिया जेम्स ओटिस ने, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं दिया जाएगा। रोकिंगम सरकार, डिक्लेमेटरी अधिनियम, विलियम पिट, चार्ल्स टाउनसेंड की कर योजना। 1767 में 5 वस्तुओं पर कर लगाए, सीसा, रंग, कागज, चाय और धातु, अभी बताया ना मैंने। और इसके बाद अमेरिका में विरोध, बोस्टन की हमने घटना देखी 5 मार्च 1770। अमेरिकी क्रांति का तात्कालीन कारण, लॉर्ड नॉर्थ अगला प्रधानमंत्री बनता है जिसने चाय पर फिर से कर लगा दिया था। इसके बाद बोस्टन टी पार्टी, मैंने बताया बोस्टन में जो डिक्लेमेटरी अधिनियम था उसके बारे में चर्चा करें। इंटॉलरेबल अधिनियम है। महाद्वीपीय कांग्रेस है, हमने फिरतम फिलाडेल्फिया कांग्रेस की चर्चा करी जो 5 सितंबर को हुई, दूसरी 10 मई को हुई, तीसरा जून 1776 में हुई थी। पहली जो है 5 सितंबर को 1774 को हुई थी, जॉर्जिया को छोड़कर के 12 उपनिवेशों ने भाग लिया। लेक्सिंगटन हत्याकांड 19 अप्रैल 1775 को है। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस जो है 10 मई 1775 को हुई फिलाडेल्फिया में। इसका अध्यक्ष जो है जॉन हैनकॉक था, है ना। ओलिव ब्रांच पिटीशन जो है, ये बात हमने लिखी, जॉन एडम्स लिखी। 4 मई को स्वतंत्र दिवस लिखा, जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में महाद्वीपीय सेना। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय ने विद्रोही घोषित कर दिया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस बाल्टीमोर में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र 4 जुलाई 1776, इसीलिए 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। इसका प्रारूप तैयार किया 5 सदस्य थे, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी, जॉन एडम्स
एडम्स, जॉर्ज सरमन और रॉबर्ट आर लिविंगस्टोन। अमेरिकी क्रांति के घोषणा पत्र के 4 मूल आधार समानता, स्वतंत्रता और खुशहाली। क्लियर हो गई क्या बात? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की कुछ प्रमुख घटनाएं, बंकर हिल का युद्ध, सारगोटा का युद्ध है। ये सारी घटनाएं भाई साहब हमने बताई। वर्जीनिया यॉर्क टाउन का युद्ध पड़ा, पेरिस की संधि हुई, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, अमेरिका का संविधान क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया, और किस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वॉशिंगटन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भाई साहब ऐसे ही नहीं पढ़ाता हूं, ये बात याद रखना। ऑप्शनल सब्जेक्ट हर कोई नहीं पढ़ा सकता। इतिहास पढ़ाते हुए आज 8 साल हो गए हैं मुझे। मेरी खुद की इतिहास की किताब चलती है सन 2013 से। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा अभी पीएचडी कर रहा हूं आरयू से। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए यह शानदार अवसर है कि आप आज ही हमारा ऑनलाइन कोर्स काव्य क्लासेस कोटा का लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। बच्चे के साथ न्याय किया जाता है और वो पढ़ाया जाता है जो उसकी परीक्षा में आता है। समझ में आ गई क्या बात? तो देरी किस बात की, आज ही लीजिएगा काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन से हमारा ऑनलाइन कोर्स। ये देखो सब, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और हमारा इतिहास विषय का जो द्वितीय प्रश्न पत्र चल रहा है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। सभी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। लाइव क्लास, सर डाउट क्लियरिंग सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्रिंटेबल नोट्स मिलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हो। कंप्लीट कोर्स है, टाइम बाउंड है, यूजफुल है सभी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए। साथ ही आप इस कोर्स को कितनी भी बार देख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। ये नहीं है कि एक बार देख लिया। सर सभी पीजीटी के लिए उपयोगी है। केवीएस ले लो, एनवीएस ले लो, इसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के लिए आप ले सकते हैं, मध्य प्रदेश के लिए ले लो, छत्तीसगढ़ के लिए ले लीजिए, यूपी के लिए ले लीजिए, उत्तराखंड के लिए ले लीजिए, इसके अलावा बिहार के लिए आप देख सकते हैं, झारखंड के लिए आप देख लीजिए, हरियाणा में पीजीटी होने वाली है इसके लिए देख लीजिए, आरपीएससी के लिए तो यह रामबाण है ही सही। तो फिर मेरे दोस्त देरी किस बात की, आज ही आप इस कोर्स का लाभ उठाइए। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप सीधा हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? सर इसी तरह की जबरदस्त क्लासेस यूट्यूब पर भी लेकर आता रहता हूं। अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको पैसा नहीं लगता है जी। चैनल ऐसा सब्सक्राइब करिए ना जो आपके फायदे का हो। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? चैनल ऐसा ज्वाइन करिए जहां पर शिक्षक गुणवत्ता युक्त हो, वरना आजकल तो जो है भाई साहब शिक्षकों की और लेखकों की बाढ़ आई हुई है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? आ जाओ जी अगला प्रश्न। अमेरिकी क्रांति के समय अमेरिकन का ब्रिटिश युद्ध में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लिया था? फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, स्वीडन। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई। किस देश ने जो है भाग नहीं लिया था? देखो भाई साहब, अमेरिका में सबसे पहले भाग लेने वाला देश था फ्रांस। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वह फ्रांस जाता है। 1777 में फ्रांस की सरकार के साथ समझौता कर लेता है। तो फ्रांस 1778 में जो है अमेरिका का सहयोग देने के लिए राजी हो जाता है। फ्रांस को देखा देखी स्पेन भी कहता है जी मूवी आ रही हूँ भाई साहब, रुक जाइए पाछे पाछे। तो 1779 में यह आ गया। ओ भाई साहब, जब बड़े बड़े देश आ गया तो हमारे बेचारा हॉलैंड मना थोड़ी करेगा, इसने बोला जी मैं भी आ, लेकिन स्वीडन नहीं आयो भाई। स्वीडन जो है ना ये कतई नहीं आया, जरा सो भी नहीं आयो कि भाई हाँ मुंह आ जाऊं ना, भाई बिल्कुल भी नहीं आया। रूस, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्वीडन ने भी हथियार बंद तटस्थता की संघ की स्थापना करी थी 1780 में। तो एक नाम याद रखना, रूस, डेनमार्क, ये वह देश है मेरे दोस्त जो अपने आप को तटस्थ रखना चाहते थे। इसके अलावा एक नाम याद रखना पुर्तगाल, और एक नाम याद रखना स्वीडन। इन्होंने एक अलग संघ बनाया, कब बनाया? 1780 में। और इस संघ का नाम आता है हथियारबंद हथियार बंद, बंद है ना, बंद नहीं है, हथियार बंद तटस्थता संघ की स्थापना कर ली कि भैया हम तो किसी भी प्रकार का हथियार ही उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य क्या है, हथियारों को बिल्कुल बंद होना चाहिए जी कंप्लीट रूप से।
समझ में आ गई क्या बात? तो इसीलिए अच्छा ये प्रश्न अब डायरेक्ट बनेगा कि बताओ अमेरिकी क्रांति के दौरान रूस, डेनमार्क, स्वीडन और पुर्तगाल ने मिलकर के कौन सा संघ बनाया था? हथियार बंद तटस्थता संघ की स्थापना करी थी। क्लियर हो गई क्या बात? कब करी थी? 1780 में करी थी। फ्रांस 1778 में आ गया, स्पेन 1779, हॉलैंड 1780 में आ गया था। बोस्टन हत्याकांड जो है यह कब हुआ? 16 दिसंबर 1770, 5 मार्च 1770, सर 5 जून 1770, 16 अप्रैल 1770 और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ भाई बोस्टन हत्याकांड जो है वह कब हुआ था? बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों को सामान्य तौर पर इसी तरह से समस्याएं आती है, लेकिन जब आपके सामने एक बहुत शानदार मेंट्योर हो तो फिर समस्याएं नजरअंदाज हो जाती है। सर याद रखना 5 मार्च 1770 को बोस्टन हत्याकांड हुआ था। 5 बोस्टन वासी मारे गए थे। अमेरिकी बस्तियों का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह कब अस्तित्व में आया? सितंबर 1783, अक्टूबर 1783, मार्च 1783, अगस्त 1783 और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ भाई साहब। अमेरिकी बस्तियों का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह कब आया था? सर याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नाम है यह सारा मिलाकर के संयुक्त राज्य अमेरिका सितंबर 1783 को अस्तित्व में आया था। वैसे तो इसका नाम अमेरिका जो है ये वॉल्ट सी मूलर ने रखा था अमेरिगो वेस्पुची के ग्रंथ अमेरिकन्स के नाम पर। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका शब्द का पहला साक्ष्य स्टीफन मोयलान के लेखों में देखने को मिलता है। स्टीफन मोयलान बाय स्टीफन मोयलान। अच्छा अमेरिका नाम किसने दिया था? तो अमेरिका नाम दिया गया वॉल्ट वॉल्ट डी सी मूलर। ठीक है, वॉल्ट सी मूलर, वॉल्ट डी सी मूलर इसने दिया था भाई साहब। और संयुक्त राज्य अमेरिका स्टीफन मोयलान ने दिया था। ठीक है, दो नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कितने राज्यों को मिलाकर के हुआ? 10, 13, 14, 15 अनुत्तरित प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो निर्माण है यह कितने उपनिवेशों को मिलाकर किया गया था? आपने कभी संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्वज देखा होगा, नहीं देखा तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। भाई साहब कितने स्टार हैं उसमें पता है आप लोगों को? उसमें 50 स्टार है। और ये 50 स्टार अमेरिका के इन 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? अमेरिका के झंडे में इस तरह से 50 स्टार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिएगा ये अमेरिका का ध्वज है, तो इस तरह से कोने में जो है ना स्टार बने हुए हैं, इनकी संख्या है 50, जो अमेरिका के 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब संयुक्त राज्य अमेरिका बना था तो उसमें 13 उपनिवेश थे। समय के साथ राज्य बनते चले गए और अमेरिका के झंडे में स्टार यानी कि तारों की संख्या बढ़ती गई। एक तारा एक राज्य को प्रतिनिधित्व करता है तो 50 तारे जो हैं वह 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए साहब, बढ़िया प्रश्न है अगला। भाई साहब गजब का प्रश्न है। 1766 के घोषणा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को पारित किया ताकि अमेरिकी कॉलोनियों से उत्पन्न राजस्व से 7 वर्ष चले युद्ध के खर्चे को पूरा किया जा सके। साथ ही कॉलोनियों की रक्षा के लिए सेना को बनाए रखने के लिए खर्चों को वहन किया जा सके। अधिनियम घोषणा डिक्लेमेटरी अधिनियम है 1766 का। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटेन के अमेरिकी उपनिवेशों के लिए ब्रिटिश सामग्रियों का आयात अनिवार्य कर दिया गया। यह कहा गया कि ब्रिटिश संसद को सभी मामलों में कॉलोनियों के ऊपर कर लगाने का अधिकार होगा। सही नहीं है। 2, 3, केवल 3, 1, 2, 1, 3 अनुत्तरित प्रश्न। इनमें से क्या है भाई साहब जो सही नहीं होगा? ठीक है, बहुत अच्छे से जवाब देने की कोशिश करिएगा, जल्दबाजी मत करना। पूरा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम मैंने ऐप पर आप लोगों को करवाया हुआ है। ठीक है, बताओ आराम से पढ़िए ठंडे दिमाग से। 1766 का घोषणा अधिनियम डिक्लेमेटरी अधिनियम
क्या सर उसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को पारित किया ताकि अमेरिकी कॉलोनियों से उत्पन्न राजस्व से 7 वर्ष चले युद्ध के खर्चे को पूरा किया जा सके, साथ ही अमेरिकी कॉलोनियों की रक्षा के लिए सेना को? ना भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, ये तो बाद में होगा, है ना। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटेन के अमेरिकी उपनिवेशों के लिए, ये क्या है, ये फालतू की बातें हैं, ये भी नहीं है जी। ये कहा गया कि हाँ ये सही है कि ब्रिटिश संसद को सभी मामलों में कॉलोनियों के लिए करों और निर्णय लेने का अधिकार, ये बिल्कुल सही है भाई साहब, ये कथन सही है। डिक्लेमेटरी अधिनियम है, तब सही नहीं है। एक और दो सही नहीं है, जबकि 3 नंबर वाला बिल्कुल सही है। इसी के बाद तो नारा दिया गया था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं दिया जा सकता। क्या ये बात क्लियर हो गई? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं दिया जा सकता। क्लियर हो गई? बताओ भाई साहब। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के साथ।